साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं दौलत राम कश्यप जी से। कश्यप जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। साथियों, इससे पहले कि हम कश्यप जी से बातचीत शुरू करें, मैं बताना चाहूँगा कि दौलत राम कश्यप जी कवर्धा के रहने वाले हैं और वहाँ रह कर के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनका काम है बच्चों पर, उनका एक बड़ा काम है बैगा जनजाति को लेकर के वो काम कर रहे हैं। HIV, सेक्स वर्कर और जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। आज हम उनसे उन्हीं के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे, क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे वो इन कामों को एक साथ अंजाम दे रहे हैं। कश्यप जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई? जी, ये एक्चुअल में मैं रहने वाला तो मुंगेली जिले का हूँ अभी। अच्छा। पहले बिलासपुर जिले में था, अभी मुंगेली जिला अलग हो गया। हाँ, अलग हो गया। बिलासपुर से विकासखंड लोरमी और है ना, वहाँ पर एक छोटे से गांव है, तो वहाँ से आता हूँ। और मेरी शिक्षा दीक्षा तो जरहा गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई पास में। उसके बाद फिर कॉलेज की पढ़ाई जो है साइंस कॉलेज बिलासपुर से किया। और शुरुआती दौर में फिर बिलासपुर में रह करके, चूँकि कॉलेज के दौरान मैं साइंस में था, लेकिन कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना एक इकाई जो चलती है, जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए पढ़ाई के साथ में ये उसका उद्देश्य है। तो उसके साथ में जुड़ा रहा और 3 साल तक उसमें रहा। तो थोड़ा मेरा रुझान जो है वो, क्योंकि गांव से ही था, तो इसे समाज सेवा के लिए रहा। तो राष्ट्रीय सेवा योजना में मैं 3 साल करते करते वही काम मुझे अच्छा लगा। और फिर मुझे लगा कि इस क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहिए, कैरियर बनाया जाए। आपने ये सोचा? जी जी जी, जी। उस समय कैरियर का तो नहीं सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि इस लाइन में ही काम किया जाए। ऐसा जी, ज़्यादा अच्छा जी जी, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने NSS से अपना काम शुरू किया और उसके बाद आप बच्चों को लेकर के आपने काम किया। मैंने ये जो समाज सेवा का जो काम है जी, उसको करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैसे आपने डिसाइड किया कि इस लाइन पे जाना है? जी, तो बहुत बढ़िया सवाल है संजीव जी। ये क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कॉलेज में ही साइंस पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना में समाज के साथ गांव में कैसे करना है। और गांव में बहुत सारी दिक्कतें भी है। गांव में ही था, लेकिन ऐसे गांव में रहने से वो दिक्कत दिखता नहीं है। लेकिन जब कॉलेज में आया और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से जब गुरुजनों का मार्गदर्शन मिला, कार्यक्रम अधिकारियों का और उसका, तो मुझे लगा कि इसी लाइन में ही जाना चाहिए, क्योंकि समाज में रहना है। तो मुझे लगा कि एक तो राष्ट्रीय सेवा योजना से प्रेरणा मिली, और दूसरा उसके बाद फिर मैं नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़ गया। अच्छा। राष्ट्रीय सेवा कर्मी रहा। तो उस समय जो है, तो उसमें एक ब्लॉक, लोरमी ब्लॉक का मैं प्रभारी था नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से। और जाकर के हम लोग युवा मंडल का गठन, महिला मंडल का गठन और कुछ अलग अलग तरह से काम करते हुए शिविर वगैरह हम लोग करते थे। तो उस शिविर के माध्यम से लगा कि नहीं, दिक्कतें तो बहुत है, शासन की योजना को जो है लोग गांव वाले जान नहीं रहे हैं। तो लगा कि क्यों ना थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं तो योजना को अपन गांव तक पहुंचाएं और उसका लाभ दिलवाएं गांव वालों को जो नहीं है। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिला और उस प्रेरणा को लेकर के मैं फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। और फिर इस तरह का काम जो है मुझे अच्छा लगने लगा। फिर आगे फिर इस लाइन में गया, आगे बढ़ा। तो साथियों, बताना चाहूँगा कि कश्यप जी का एक संस्था है आस्था समिति। ये आस्था समिति का गठन इन्होंने किया है और इस समिति के मार्फत ये बच्चों के ऊपर और तमाम जो सामाजिक कार्य हैं वो अपने साथियों के साथ में वो करते हैं। तो आस्था समिति के बारे में कुछ बताइए। और आपने एक रिपोर्ट मुझे दिया है, चाइल्ड लाइन 1098 परियोजना। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर आप क्या काम करते हैं? जी,
वो भी आप बताइए इस पर। जी। हमारे समाज में जब अपन देखते हैं कि समाज में सभी तरह के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, और उसमें ये देखते हैं कि अभी खास करके अभी बहुत पहले तो मामला जो है सोशल मीडिया और कुछ अलग अलग तरह का ये इस तरह का माध्यम नहीं आया था, तो बहुत सारे मामले निकल कर नहीं आते थे, तो उस समय पता नहीं चलता था कि बच्चों के भी कुछ अधिकार हैं। तो जब अब आगे बढ़े इस लाइन में, तो एक जैसे आपने कहा कि एक संस्था है आस्था समिति, जिसका गठन हम लोग 1999 में कराए और पंजीयन करा करके फिर उसके माध्यम से आगे बढ़े। तो बच्चों के संरक्षण और देखभाल के लिए इस संस्था के माध्यम से हम लोग 2 जिले में काम किए, काम अभी भी कर रहे हैं। एक तो जिला कबीरधाम में और दूसरा जिला मुंगेली में। तो 2015 से जिला कबीरधाम में बच्चों के संरक्षण और देखभाल के लिए काम जो है जब शुरुआत किए, तो ये गांव में, जहां अंतिम गांव जिले का कबीरधाम में 4 विकासखंड होते हैं, और उस विकासखंड में के आखिरी गांव, खास करके ट्राइबल गांव में देखें तो बच्चों की का जो मामला है, परिवार वाले भी अपन देखते हैं ना, जनरली चाहे सामान्य परिवार हो, पिछड़े वाले परिवार हो, तो बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो फिर हमको लगा कि नहीं, इनके मुद्दे को आगे ला करके फिर इसमें कुछ किया जाए। अच्छा, किन किन बच्चों को, कैसे बच्चों को हेल्प करते हैं आप? जी, इसमें ये बताना चाहूँगा कि एक तो बच्चे का जो अपन वो देखते हैं, तो 0 से 18 साल तक के उम्र के कोई भी हो, बालक हो, बालिका हो, ये बच्चों की श्रेणी में आते हैं। और बच्चों के किसी भी तरह का की दिक्कत हो, जैसे उदाहरण के लिए बच्चे यदि एक अभी राइट टू एजुकेशन आया है, बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं और परिवार वाले यदि नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, और बच्चे कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो एडमिशन नहीं हो रहा है, मान लो कभी लेट हो जाता है गांव में, कभी और इस तरह का दिक्कत, तो बच्चों के एजुकेशन से संबंधित अभी कुपोषण का भी डाटा अपन देखते हैं, तो वो भी कुपोषण से संबंधित बच्चे, किसी बच्चे को शेल्टर की ज़रूरत है। जैसे अभी एक छोटा उदाहरण ये है कि कोविड के दौरान, कोविड-19 के दौरान बहुत सारे बच्चे, लगभग 2500 बच्चों का सूची हमारे पास है जो अनाथ हुए। तो अनाथ में कुछ बच्चे जो है एकल अभिभावक हुए, जिसके माता या पिता, तो कुछ में कुछ बच्चों का जो है दोनों खत्म हो गए। तो ऐसे बच्चों की सूची लेकर के फिर हम लोग उस परिवार में जाकर के देखें कि आखिर इसके देखभाल और संरक्षण का, इनको आगे जाने के लिए क्या हो सकता है। तीसरा चीज़ ये है कि एक तो PFA जो केस बोलते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज़ की जो है, छेड़छाड़ी वाले मामला, कुछ इस तरह का जो मामला आता है, उस पर भी जो है हम लोग इंटरवेंशन करते हैं। बाल विवाह वाले केस में भी आता है, मेडिकल का भी केस रहता है, जैसे कुपोषित बच्चे हैं तो वो उस तरह के बच्चों को भी, डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों को, डिसेबिलिटी जैसे फिजिकल और मेंटल दोनों डिसेबिलिटी होता है, तो कौन से डिसेबिलिटी को आप लोग लेकर के काम करते हैं? इसमें हम लोग जो है 2 तरह का है। एक तो हमारी जो पहुंच है, जैसे हम लोग और हमारे साथी गांव में जब जाते हैं, आउटरीच में गांव में जा कर के थोड़ा सर्वेक्षण के दौरान जब निकल के आता है, तो वो बच्चे, दोनों तरह के बच्चे, एक तो फिजिकल रूप से और मेंटल रूप से, मानसिक रूप से, तो किसी तरह के बच्चे जब होते हैं तो उन बच्चों को रेस्क्यू करके हम सीधा ऐसे लाइन अप कर लेते हैं कि डॉक्टर के पास लेके जाके फिर उनको जो ज़रूरत पड़ता है फिर उस तरह का जो है उनको सेवा देते हैं। दोनों तरह के बच्चे का इसमें शामिल होता है। और शेल्टर के लिए भी साथ में कुछ गुमशुदा बच्चे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं पर भटक गए, गुम हो गए, तो कुछ इस तरह के बच्चों को भी सेवा देने का काम जो है हमारा तो ये होता है। सारा
काम आप सरकार की मदद से करते हैं, गवर्नमेंट इसमें आपको कुछ मदद देती है? हाँ, इसमें एक जो है एक छोटा सा एक परियोजना है, चाइल्ड लाइन जो है 10 नवाट परियोजना जिसको बोलते हैं। तो 10 नवाट में भी फोन जब आता है तो उसके माध्यम से ये बच्चों को मदद करते हैं। ठीक है, ठीक। एक आपने काम किया है बैगा जनजाति को लेकर के जी। तो पहले तो ये बता दीजिए थोड़ा हमारे दर्शकों को कि बैगा जनजाति है क्या, कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह का काम इनके ऊपर आप कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा ये सवाल है संजीव जी। एक्चुअल में जैसे अपन छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में देखते हैं तो 7 प्रिमिटिव ट्राइब हैं, जिसमें पहाड़ी कोरबा, अबूझ माड़िया जो बस्तर में है ना, और एक ये उसी में से 7 में से एक बैगा जनजाति जो है वो भी अति पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आते हैं। ये अति पिछड़ी जनजाति में इसलिए हैं कि और बैगा जनजाति जो है वो चौकी मोला मानपुर जिले में है, कवर्धा जिले में है। कवर्धा के भी जो है 2 विकास खंड है। मैं जैसे कवर्धा से आता हूँ तो थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा कि कवर्धा में 2 विकास खंड मतलब 4 विकास खंड है, उसमें 2 विकास खंड पंडरिया और बोरला विकास खंड के ट्राइबल जो क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, उस जगह में ये निवास करते हैं। साथ में उसके बगल में मुंगेली जिला है जिसके खुड़िया और उसके ऊपर में बैगा जनजाति पाए जाते हैं, विकासखंड लोरमी में। और बिलासपुर जिले के कोटा के एक क्लस्टर में बैगा जनजाति रहते हैं। साथ में अभी नया जिला बना है गौरला पेंड्रा मरवाही, वहाँ बैगा जनजातियों की संख्या है। जैसे अपने जिले की बात मैं करूँ तो हमारे जिले में 2 जनजातियाँ पाई जाती है। एक तो गोंड जनजाति है और दूसरा बैगा। तो ये दोनों पहले यानी 70-75 साल पहले, 100 साल पहले दोनों एक साथ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे बैगाओं ने, अब वो चूँकि अति पिछड़ी है जैसा देखते हैं, तो क्या है कि वो जंगलों में रहना शुरू किए और ये गोंड जनजाति वो है धीरे धीरे वो नीचे आते गए, प्लेन एरिया में गाँव की तरफ आते गए। और तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी इनकी होती गई और ये थोड़ा सा विकसित होते गए। लेकिन बैगा जनजाति चूँकि वो पहाड़ों में रहते थे, वहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती थी, स्कूल भी कुछ कम थे, तो इसलिए वो धीरे धीरे पिछड़ते गए। और आज जो है, आज की स्थिति में वो अभी भी समाज की मुख्य धारा से थोड़ा दूर हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ये है, इसका मुख्य पहचान के रूप में अपन देखते हैं तो बैगा जो है थोड़ा बाल बढ़ा करके रखते हैं, कभी है ना, देखे होंगे, आप भी देखे होंगे, तो वो है। दूसरा थोड़ा उनके रहन, जैसे अब उनके गांव में जब जाते हैं तो उनके रहन सहन, खान पान और वो जो है उनके कल्चर जो है वो उससे थोड़ा सा वो पता चल जाता है कि ये बैगा जनजाति हैं। महिलाओं का देखें इसमें तो जो पुराने, अभी वर्तमान पीढ़ी के अभी के जो बच्चे हैं जो गोदना जो जानते हैं ना, जो महिलाओं के शरीर में जो गोदना है, तो अभी भी पुराने लोगों के उसमें शरीर में गोदना जो है हाथ में, पैर में और खास करके ये मस्तिष्क में, माथा में जो है वो गोदना आपको दिख जाएगा। उससे ये पहचान होता है कि हाँ ये बैगा आदिवासी है। ये ठीक। तो किस तरह का काम करते हैं इनके बीच में आप? जी, तो एक तो मैं थोड़ा सा कैसे शुरुआत की है ये इस पे आता हूँ। तो वर्ष 2002 में जो है, मुझे याद है कि बिलासपुर से मैं जब पहली बार इनके बीच में जब गया, 2002 में सेकंड टाइम था। 1999 के आसपास जो है जब पहली बार गया तो पंडरिया से जब कुगदूर के लिए गया तो वहाँ देखा, बुधवार का दिन था, मुझे पता है, वो याद है अभी भी। कुगदूर में बाज़ार लगता है, साप्ताहिक बाज़ार लगता है। वहाँ मैंने देखा कि
बाजार भी मेला जैसे ही लगा हुआ था, क्योंकि ऊपर पहाड़ी क्षेत्र के लगभग 20-25 गांव के लोग जो हैं वहाँ पर अपने साप्ताहिक जो है दैनिक दिनचर्या के खान पान की चीज़ें लेकर के जाते थे। तो वहाँ एक नेहरू युवा केंद्र के लिए एक बैगा नृत्य भी होता है, मतलब बैगा लोगों की पारंपरिक नृत्य होता है। उसको एक टीम में उस समय मध्य प्रदेश था, यानी 90 के पहले, तो विभाजित नहीं हुआ था, तब की बात है ये। एक कार्यक्रम में ले जाने के लिए बैगा की टीम को ले जाने के लिए गया, तो उस समय देखा कि बहुत सारी वो कुछ थोड़ा जिसको कहें कि बैगाओं को मैं पहली बार देखा। अब धीरे धीरे उसको देखा कि अब जब 2002 में वहाँ पर जा कर के काम करने का सोचे, मतलब उनके साथ कुछ करना है ऐसा सोचे, तो देखा कि उनके एजुकेशन भी बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई में मन भी नहीं है, जा भी नहीं रहे हैं। तो 2-4 परिवार में जब अपन देखें तो उनके माँ बाप भी नहीं पढ़े लिखे हैं और बच्चे भी नहीं जा रहे हैं। एक तो शिक्षा का है, खान पान को भी देखें, और देखिए वही पारंपरिक रूप से वो लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, जंगलों में रहते हैं तो पहाड़ों में जो खेती बाड़ी करते हैं, तो उसमें भी कोदो कुटकी और मड़िया, कांग, कंगनी, इस तरह के मिलेट्स जो है वो लोग उस समय पैदा करते थे, उगाते थे। वो अभी भी काफ़ी मात्रा में उस एरिया में हमको जो है ये मिलेट्स जो है वो दिखेगा। तो उनके बीच में हम लोग जो किए 2 तरह से काम, एक तो ये है कि उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शासन की योजना को हम लोग धीरे धीरे बताना शुरू किए, और उनको लाभ दिलाना। फिर बोले भाई ये शासन की योजना ठीक है, हमको पता नहीं है, तो उनको बताना शुरू किए। तो उसमें खास करके स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके थोड़ा आजीविका को लेकर के भी हम लोग आगे काम शुरू किए। दूसरा जो काम है कि हम बोले कि खाली शासन की योजना को लाभ देने से ही नहीं, थोड़ा परिवार को मोटिवेशन का काम जो है, जन जागरूकता जिसको कहें, तो मोटिवेशन का काम जो है वो उसको लेकर के हम लोग प्राथमिकता से लेना शुरू किए। तो इसमें थोड़ा आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक रणनीति बनाए कि भाई बैगा जो है एक तो पिछड़ा हुआ है, और उनके यहाँ लोग जाते हैं, उनके रहन सहन, आवास को भी देखे तो एक ही कमरा में उस समय जो है अपना पूरा परिवार को निवास करते थे, रहते थे। तो हम लोग देखे कि चलो इनके यहाँ रुका जाए, और हम लोग और हमारे पूरे टीम के साथ ही जब भी जाते हैं बैगा के घर में ही रहते हैं। और तो उससे बदलाव ये आया उनके व्यवहार में कि उनको लगने लगा कि नहीं, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम लोग उनको ठीक से बैठा नहीं पाते, ठीक से कुछ खिला नहीं पाते। तो थोड़ा ये साफ सफाई वाला जो मामला है वो भी धीरे धीरे उनके व्यवहार में परिवर्तन आते गया। और आज के समय में अपन बैगाओं की स्थिति को देखें तो बैगा जो है बहुत सारे परिवार जो मेरे सीधे संपर्क में है, लगभग हम लोग 17 गांव में जो है काम अभी भी आते जाते रहते हैं। तो वहाँ के बहुत सारे परिवार के लगभग सभी बैगा अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और अब तो साधन सुविधा बढ़ गया है, आदिवासी विभाग से उनके लिए हॉस्टल वगैरह आ गए हैं, तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं जी। तो HIV के ऊपर आप काम करते हैं, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज से करीब 10 साल पहले HIV के बारे में काफ़ी ऐड आता था, और बहुत सारे जो सूचनाएं हैं वो गवर्नमेंट की विज्ञापन के मार्फत हम लोगों को मिलती थी, लेकिन वो लगभग बंद हो गई है। तो ऐसा बहुत लोग मानने लगे, और मैं भी यही मान रहा हूँ कि HIV का प्रॉब्लम अब देश से ख़त्म हो गया। आप HIV का काम कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट अभी सक्रियता है गवर्नमेंट की HIV के लिए, कि हम लोग जैसा देश समझ रहे हैं वो ही सही है? नहीं, अभी वो जो है आपने सही कहा, आज से 10 साल पहले प्रचार प्रसार और बाकी सारा आपको जगह जगह होल्डिंग से दिख जाता था, तो वो अभी नहीं दिख रहे हैं। देखिए वो शुरुआती फेज था, शुरुआत में रहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर और पम्पलेट होल्डिंग्स के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाए, और साथ में
उस समय टीवी में भी बहुत सारा एड आता था जो अभी कम देखने को मिलता है। तो एक तो ये है, आज जो कम दिख रहा है उसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग भी मानने लगे, सरकार भी मान रही है कि अब लोग अवेयर हो गए, क्योंकि पहला फेज में बहुत होल्डिंग लगा, लोगों को बताया गया, सभा संगोष्ठी कराई गई, है ना। उस फेज नाटक हुए बहुत, हाँ, नाटक, नुक्कड़ नाटक था, कुछ कला जत्था के माध्यम से। मैं भी उस फेज में रहा हूँ और हम लोग भी ये प्रचार प्रसार का काम जो है गांव-गांव तक किए। तो एक तो ये है। आपका जो दूसरा सवाल है संजीव जी, तो वो ये है कि क्या अभी इस पे HIV खत्म हो गया या कम हो गया, तो ये या सरकार उस पे ज़्यादा ध्यान दे रही, ऐसा नहीं है। वो ये है कि HIV अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है और मेरे हिसाब से हाँ कह सकते हैं कि कुछ कंट्रोल में है, कम जरूर हुआ है लेकिन पूरा बंद नहीं हुआ है। कि योजना जैसे मैं आपको बताऊंगा कि HIV के लिए स्वास्थ्य विभाग जो है उनके पास ICTC सेंटर है, हर जिले में है, और जिले के साथ साथ वो हर विकास खंड में भी सभी विकास खंड में ICTC सेंटर बना दिए हैं जो टेस्टिंग के लिए होता है, कोई भी जाए। और अभी तो ऐसा हो गया डॉक्टर लोग भी कोई खास करके गर्भवती महिलाओं को HIV टेस्टिंग के लिए जरूर लिखते हैं और वो सब जगह है ना, सब जगह है। और दूसरा कोई भी हो वहाँ पर जाकर के आम नागरिक भी निःशुल्क अपना टेस्ट करा सकता है। तो वो ये है भी नहीं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या काम होता है, कैसे आप इन लोगों को करते हैं? जी, इसमें हम लोग ये जो है एक तो हाई रिस्क ग्रुप में काम करते हैं हमारी संस्था जो है। अब हाई रिस्क ग्रुप में अलग अलग टाइपोलॉजी है, तो उसमें ये है कि एक तो महिला यौन कर्मी जिसको बोलते हैं, सेक्स वर्कर, हाँ, सामान्य भाषा में देह व्यापार करने वाले, सेक्स वर्कर अंग्रेजी में। तो ऐसे लोग हैं। फिर तो हमारी संस्था या मतलब हम लोग उसी सेक्स वर्कर के साथ काम करते हैं। आज के समय में कोई भी महिला ना इस चीज़ को थोड़ा एक्सेप्ट करने में परहेज करती हैं कि हाँ मैं एक सेक्स वर्कर हूँ, लेकिन ये है कि सेक्स वर्कर में ये कहते हैं कि एक से ज़्यादा पुरुष के साथ जो संबंध बनाए किसी वस्तु या पैसा के लिए, ऐसे लोगों को ऐसे माना जाता है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करके और उसको गोपनीय तरीके से फिर हम हर 6 महीने में उनका टेस्ट कराते हैं, क्योंकि किसी को HIV वायरस हो गया या है उनके शरीर में, ये जानना है तो केवल और केवल टेस्ट है, उसका कोई बाहरी लक्षण नहीं दिखता, इसलिए टेस्ट कराते हैं। और हर 6 महीने में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी के शरीर में HIV वायरस पहुँच गया तो 3 महीने का वो विंडो पीरियड होता है। मतलब अगर उस 3 महीने में भी आप टेस्ट करा लिए तो उस समय भी उसका रिजल्ट निगेटिव आएगा। वो 3 महीने बाद ही वो किसी न किसी कोने में, शरीर के कोने में वो वायरस छिपा रहता है। 3 महीने के बाद फिर वो अपना वृद्धि करता है। तो इसलिए किसी को हो गया ऐसा नहीं बोल सकते बिना टेस्ट के, तो वो करते हैं। और दूसरा ये है कि एक तो HIV फैलने के केवल और केवल 4 कारण हैं। एक तो असुरक्षित यौन संबंध, नीडल सिरिंज खास करके, और इसीलिए आजकल सब जगह, अब आजकल तो गांव के भी डॉक्टर जो है वो नया नीडल और सिरिंज का उपयोग करते हैं, डिस्पोजेबल वाला। और तीसरा असुरक्षित जो बिना जांचा परखा ब्लड चढ़ाने से, है ना। तो इसमें तो इसके लिए हम लोग सलाह देते हैं कि वो ऐसे जगह ब्लड चढ़वाएं जरूरत पड़ने पर कि जो लाइसेंस जिनके पास हो ब्लड बैंक का, तो ऐसे जगह में, ताकि वो जांचा परखा ब्लड चढ़ाएं। और चौथा कारण है संजीव जी कि किसी महिला को यदि HIV है तो उनके होने वाले बच्चे को भी HIV हो सकता है।
ये है। लेकिन उस महिला को, उस गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव कराने के लिए कहा जाता है और डॉक्टरों की निगरानी में वो प्रसव होने से जो है वो उस बच्चे को HIV होने से बचाया जा सकता है। तो हमारा मुख्य काम जो है एक तो टेस्ट कराना और दूसरा है फिर उनको बीच बीच में STI और RTI ना हो, यौन जनित रोग ना हो, इसके लिए RMC बोलते हैं हम लोग, रेगुलर मेडिकल चेकअप। तो ये कराने का जो है हर 3 महीने में हम अपने वो जो हाई रिस्क ग्रुप में जो है हमारे पास उनको हम लोग रेगुलर करवाते हैं। तो ये इस तरह का काम है। अभी वर्तमान में लगभग 1000 महिलाओं के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और वो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। और एक काम आप करते हैं ड्राइवरों को लेकर के, जो ट्रक ड्राइवर हैं जो बहुत लंबी यात्राएं करते हैं और बहुत समय तक वो घर से बाहर रहते हैं जी, तो इनको लेकर के क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। जी। ये भी जैसा भी हम लोग HIV पे चर्चा कर रहे हैं तो ये भी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है वो 8-8 दिन 15-15 दिन तक जो है घर से बाहर रहते हैं। और हम लोग इस पे ये करते हैं कि अभी कवर्धा ज़िले में चिल्फी जहाँ से हमारा शुरू होता है मध्य प्रदेश से, तो ये नेशनल हाईवे को हम लोग कवर करते हैं और उसमें बीच बीच में जितने ढाबा और जो बॉर्डर में जो लगा है, नाका लगा है, वहाँ पर ट्रकें खड़ी होती हैं। तो जो ट्रक खड़ी होती हैं तो उनके साथ ट्रक ड्राइवर और ट्रक के जो हेल्पर हैं, तो ये दोनों को हम लोग पहले तो उनको समझाते हैं कि भाई ये HIV ये है, इसके बारे में बता करके फिर उनको कहते हैं आपने कुछ टेस्ट कराया क्या, तो वो फिर बताते हैं हाँ नहीं जो भी है। तो हम कहते हैं ठीक है एक बार टेस्ट करा लीजिए। तो हमारे साथी और हम लोग एक प्राइवेट डॉक्टर भी हमारे उसमें साथ में रहते हैं, कैंप करते हैं और उस ढाबा में जाकर कैंप करते हैं, दिन भर कैंप करते हैं। और ऐसे लोगों का एक CBS किट, CBS होता है, कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग होता है, HIV किट होता है और उस किट के माध्यम से सीधा उस समय उनका टेस्ट करते हैं। अगर उस किट में सस्पेक्टेड आ गया तो उनको सीधा नहीं कहते कि आपको पॉजिटिव हो गया, थोड़ा काउंसलिंग करके उनको कहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र में एक बार और टेस्ट करा लीजिए। और हमारे कार्यकर्ता उसको ले जा करके आगे जैसे चिल्फी में है तो एक तो PSC चिल्फी में भी है, बोड़ला में PSC है, जिला अस्पताल कवर्धा में है और फिर और आगे तो उनको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में PSC में जहाँ पर ICDC सेंटर है वहाँ पर कंफर्मेशन के लिए टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। और फिर जब ऐसे क्योंकि अब वो चूँकि चल रहे हैं जर्नी में हैं और यहाँ से फिर वो टेस्ट कराए और चले गए, फिर भी हम लोग उनका कांटेक्ट नंबर लिए रहते हैं। अगर कोई पॉजिटिव आ गए उनको हम लोग कांटेक्ट करके फिर नज़दीकी के स्वास्थ्य केंद्र में कंफर्मेशन, और दूसरा अगर वो पॉजिटिव हो गए तो उनको ART सेंटर में जो है लिंक कराने का काम जो है हम लोग का है। और फिर नियमित फॉलो अप करते हैं हम लोग कि नियमित दवा खा रहे हैं कि नहीं और नियमित वो जांच करा रहे हैं कि नहीं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि आपके साथ में कि कोई ड्राइवर पॉजिटिव आ गया और उसके बाद वो जो है आपसे बच रहा हो और फ़ोन नहीं उठा रहा हो या कोई संपर्क बदल दिया हो, क्योंकि कई लोग जो है ऐसा भी होता है कि जब उसको कोई बता देता है कि पॉजिटिव है तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं और स्वीकार नहीं करते कि नहीं मुझे कैसे हो सकता है। जी। क्या इस तरह की कोई परेशानी आप झेले हैं, कभी आती है? हाँ बिल्कुल आता है। ये इस तरह की परेशानियाँ अक्सर होती है, इसलिए हम लोग जो है 2-3 नंबर उनका फ़ोन नंबर ले लिए रहते हैं, उनके घर का भी नंबर ले लेते हैं। और ऐसा तो वो तो है निश्चित ही, किसी को भी हो थोड़ा सा लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ तो वो पहले तो एक विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा बीमारी नहीं है कि जैसे कॉमनली सबको बताया जाए। हाँ बताया जाए, ये भी है, संकोच की भावना इसमें रहती है। जी। तो बहुत अच्छा लगा कश्यप जी, आपसे बातचीत हुई इस बारे में विस्तार से, और आपके संस्था के बारे में भी बताया, आस्था समिति के बारे में। और जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप
क्या और प्रोग्राम है भविष्य में, किस मुद्दे पर काम करने का कुछ प्लान है, कुछ योजना हो तो इसके बारे में बताइए। जी, निश्चित ही अब सफ़र जब आगे बढ़ चला है तो आगे के लिए प्लान ये है कि कुछ गांव को हम लोग जो है बैगा आदिवासी गांव को उनकी संस्कृति, उनके टिकाऊ आजीविका के लिए जो काम है, थोड़ा सा अभी भी हम देखते हैं तो थोड़ा मिलेट्स पे भी काम और उनके संस्कृति बचाने का, और थोड़ा एजुकेशन, हेल्थ, अभी खास करके अभी आज के समय में आपको बताना चाहूँगा, अभी हमारे ट्राइबल बेल्ट में मलेरिया भी कुछ अभी चल रहा है, उसका सीजन चल रहा है, और थोड़ा उस तरह का स्वच्छ पेयजल मिले और ये हो तो वो परिवार को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए, और साथ में बच्चों के संरक्षण और देखभाल, ताकि उनको, बच्चों को उनका अधिकार मिले, अधिकार सुरक्षित रहे, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं, इसलिए उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा इरादा है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, और भविष्य में भी कुछ मुद्दों पर आपको बातचीत करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। और धन्यवाद साथियों आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगले हफ्ते हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।